साथियों नमस्कार। संस्कृत यूजीसी नेट की जो परीक्षा है वो पास में है। आज उसको लेकर के कैसी तैयारियां करनी चाहिए इतने सीमित समय में, और आगामी जो दिसंबर माह में जो नेट की परीक्षा होनी है उसको लेकर के भी क्या रणनीति बनानी चाहिए। जो छात्र प्रायशः अब एमए प्रथम वर्ष या एमए द्वितीय वर्ष या आचार्य प्रथम वर्ष या आचार्य द्वितीय वर्ष में पढ़ रहे हैं, उनका जो पढ़ने का तरीका है वो कैसा होना चाहिए। और यूजीसी नेट के लिए चाहे वो कोड 25 की बात हो या संस्कृत के किसी अन्य कोड की बात हो, उसको लेकर के कैसी तैयारियां होनी चाहिए, किस प्रकार हमें तैयारी करनी चाहिए, मैं उसको लेकर के आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। साथियों, जो अब है वो ज़माना नहीं रहा जब सूचनापरक चीज़ों को हम पढ़ करके जो है टेस्ट क्लियर कर देते थे। अब बड़ी गहराई के साथ जो है वो विषयों को पूछा जाता है और पुस्तक के अंदर से खोज करके जो प्रश्न हैं वो प्रायशः इन परीक्षाओं में दिए जाते हैं। तो जहाँ तक मैं कोड 25 की बात करता हूँ, जैसे कोड 25 के शुरू में जो है वैदिक साहित्य में सूक्त दिए हुए हैं, चाहे अग्नि सूक्त हो, स्वित्री सूक्त हो, विष्णु सूक्त हो, इंद्र सूक्त हो। तो आपने ऋक् सूक्त संग्रह नाम की एक पुस्तक है, उसमें प्रायशः ये सूक्त मिल जाते हैं। उसको आगे रख करके और प्रत्येक सूक्त को जब आप पढ़ते हो, उस सूक्त का ऋषि, उस सूक्त का छंद और उस सूक्त में जितने मंत्र आए हैं, मंत्रों की संख्या के साथ उनका अर्थ जानना आपके लिए बहुत अनिवार्य है। क्योंकि आजकल देखा जाता है पूरी पंक्ति देने की बजाय आधी पंक्ति दे करके पूछ जाता है यम पंक्ति ही कस्मात सूक्तात संकलिता। तो आप इन सभी सूक्तों का ऋक् सूक्त संग्रह से अध्ययन कीजिए और बड़ी गहराई के साथ आपको प्रत्येक सूक्त का ऋषि, प्रत्येक सूक्त का छंद, संपूर्ण मंत्रों की संख्या जो सूक्त में विद्यमान है और उनका अर्थ वो भली भांति आपको आना चाहिए, ताकि जो इनसे आने वाला जो प्रश्न है वो आपका गलत ना हो। जो अग्रिम है संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, इनका सामान्य परिचय। वो ज़माना चला गया जब पूछ लिया जाता था कि जो तवलकार आरण्यक है उसका संबंध किस वेद से है, जो तांड्य ब्राह्मण है उसका संबंध किस वेद से है। अब इनके अंदर की विषय वस्तुओं को पूछा जाता है। इसलिए जहाँ से भी आप इनको पढ़ें, वैदिक साहित्य की कोई पुस्तक जब आप लें और ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों के बारे में आप जब पढ़ें तो इनकी गहराई से पढ़ें, इनके अंदर क्या विषय वस्तु है और कौन से ब्राह्मण में, कौन से आरण्यक में, कौन सी उपनिषद में किस चीज़ का वर्णन आया है। और वर्णन को भी गहराई के साथ पढ़ें, क्योंकि वो ज़माना चला गया जब पूछ लिया जाता था कि यम नचिकेता संवाद जो है वो कौन सी उपनिषद में मिलता है। अब यम नचिकेता संवाद के अंदर से भी प्रश्न आते हैं। जो अग्रिम बात है वो है वैदिक काल को लेकर के, जो वेदों का काल निर्धारण है वो किस किस विद्वान ने कैसा कैसा किया। मैक्स मूलर के संदर्भ में, ए वेबर के संबंध में, बाल गंगाधर तिलक के संबंध में, और जो भारतीय परंपरागत विचार हैं वो वेदों के विषय में क्या है। तो आप जब भी वेदों के काल निर्धारण को पढ़ें, चाहे वो बाल गंगाधर तिलक का आप पढ़ रहे हों या ए वेबर का पढ़ रहे हों या जैकोबी का पढ़ रहे हों या भारतीय जो विद्वान हैं उनके बारे में पढ़ रहे हों, तो आपने उनके विचारों के साथ साथ आपने ये भी ध्यान देना है कि जो उन्होंने वेदों का काल निर्धारण किया वो किस आधार पर किया। तो उस आधार में से भी जो प्रश्न है वो अनेक बार आते हैं कि ज्योतिष के आधार पर जो काल निर्धारण किया तो वो ज्योतिष के अनुसार कितना मानते हैं, तो जो अगर बौद्ध के आधार पर किया तो वो कितना मानते हैं। ये सारी बातों का आपने ध्यान से देखना है। फिर वेदांगों की बात रही, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। प्राय प्रश्न पूछे जाते थे कि जो मुख है वो किस वेदांग को कहा गया है, जो कर्ण है वो किस वेदांग को कहा गया है। अब इस प्रकार के प्रश्न नहीं आते। अब वेदांगों के भी विषय वस्तु, जो आगे की विषय वस्तु है उसके अंदर से प्रश्न आते हैं। इसलिए आपने इतना पढ़ करके ही संतोष नहीं करना है, आपने इससे आगे वेदांगों के बारे में थोड़ी गहनता के साथ जहाँ पर भी उपलब्ध हो वहाँ से पढ़ना है। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ कुछ YouTube चैनल्स हैं जो आपकी काफ़ी मदद करेंगे, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि वो YouTube चैनल हमारे साथियों की मदद कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो है संस्कृत गंगा है और वागीश्वरी है, संस्कृत सरिता है। आप इन तमाम YouTube चैनलों की जो है सहायता ले सकते हैं। उसके बाद दर्शन का पार्ट आता है। मैं आपको एक बात बहुत ध्यानपूर्वक बताना चाहता हूँ
कि बहुत बार वेद वेदांग और दर्शन में से जो है पेपर वो मोस्टली बनता है और अनेक बार साहित्य को लेकर के बनता है। तो अब कोई खास पैमाना नहीं रहा कि बनाने वाला पेपर कहाँ से दे देगा। तो इसलिए आपने दर्शन में जैसे ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका है, आपने सारी कारिकाओं का एक बार सरसरी नज़र से अध्ययन करना है यदि आप जो है अच्छे अंक चाहते हैं। दूसरा, व्याकरण की जो है वेदांत सार दिया गया है, वेदांत सार का भी आपने जो है वो अध्ययन करना है अच्छी प्रकार से। और केशव मिश्र की तर्क भाषा जो है उसमें से भी जो जो विषय आपके पाठ्यक्रम में है, जैसे पदार्थ, कारण, प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द को लेकर के, इनका आपने बड़ी गहराई के साथ अध्ययन करना है। बीच में मैं व्याकरण की बात कर रहा था। व्याकरण में जितनी भी परिभाषाएं हैं, चाहे वो संहिता की बात हो, चाहे गुण की बात हो, वृद्धि की बात हो, प्रातिपदिक की बात हो, गति संज्ञा की बात हो, जो पाठ्यक्रम में दिया गया है, आपने उन सूत्रों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। किसी गाइड से आपने जो नेट के लिए बनी हुई है उससे का सहारा नहीं लेना है। आपने मूल पुस्तक में जाकर के जो है इसका अध्ययन करना है। आगे उपनिषदों को भी इसी प्रकार आपने जो उपनिषद इसमें दी है, ईश है, केन है, कठ है, बृहदारण्यक है और तैत्तिरीय है, इनका भी अध्ययन ईशादीन उपनिषद गीता प्रेस गोरखपुर की एक पुस्तक है, आप भले ही वहाँ से कीजिए। तो आपने जो है मूल पुस्तक को एक बार पढ़ना है ताकि आप बार बार तंग ना हो। ऐसे ही निरुक्त जो यास्क रचित है, बड़ी सुंदर पुस्तक है, जब आप पढ़ोगे तो बड़ा आनंद आपको आएगा। तो उसमें उसको उठाना है आपने, और जो निर्वचन दिए हुए हैं, निर्वचनों को उसके अंदर खोज करके और अच्छे से पढ़ना है। नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपातों के बारे में, और कौन से जो उपसर्ग हैं उनका कब क्या अर्थ होता है और निपातों का क्या अर्थ होता है, उनके अंदर से प्रश्न बहुत बार करता है। आपने सिर्फ उपसर्ग क्या होते हैं, निपात क्या होते हैं, इतना ही नहीं जानना है, आपने उनके अर्थों को भी जानना है। तो अनेक बार पूछ लेता है नूह चितकर्म कि यहाँ पर नूह है जो वो किस अर्थ में आया है, उपमा अर्थ में आया है, निषेध अर्थ में आया है। तो इसलिए आपने इन के पाठ्यक्रम को ढूंढ करके निरुक्त में, जो निरुक्त से पाठ्यक्रम संकलित किया है यूजीसी नेट में, तो वहाँ से गहराई के साथ पढ़ना है। महाभाष्य के ऐसे ही पशपश आहनी का भी आपने अध्ययन करना है। और सिद्धांत कौमुदी के जो तिगंत, कृदंत, तद्दित, कारक और स्त्री प्रत्यय हैं, बहुत सारी जो यूट्यूब पर इनका वर्णन है, आप खोजेंगे तो मिल जाएगा। एक बार समय लगेगा, लेकिन आपको बार बार तैयारी अलग अलग पेपर के लिए नहीं करनी पड़ेगी। तो आप सिद्धांत कौमुदी से ही जो है इनका अध्ययन कीजिए, मैं आपको ये सलाह दूंगा। आगे है भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान से प्रायः 4 से 5 जो प्रश्न हैं वो हमारे नेट के पेपर में होते हैं। आप भाषा विज्ञान का गहराई से अध्ययन कीजिए। कोई भाषा विज्ञान की स्पेशल बुक लेकर के, छोटी छोटी बुकें आती हैं भाषा विज्ञान की, जो प्रायः हम MA एजुकेशन में, M.Ed या B.Ed में भी आप पढ़ते हैं। तो आप वहाँ से जो भाषा विज्ञान है उसका अध्ययन कीजिए। तो इसी प्रकार जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, मनुस्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, इनके जो है 1-1, 2-2 अध्याय हैं। इन 1-1, 2-2 अध्याय का एक बार सरसरी नज़र से आपको अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि अंदर से प्रश्न प्रायः पूछे जाते हैं। इसी प्रकार लौकिक साहित्य की बात है, चाहे वो रघुवंश हो, किरातार्जुनीयम हो, शिशुपाल वध हो, नैषधीय चरितम हो, 1-1, 2 सर्ग प्राय मार्केट में मिल जाते हैं। आप उनको खरीदिए, उनको अपने घर में रखिए और उनको पढ़िए, तब जा कर के जो है आप विश्वस्त हो पाएंगे कि आपका जो नेट और JRF है वो निकल जाएगा। इसी प्रकार नाटकों की बात है, चाहे वो विज्ञान शाकुंतलम हो, वो कर्णभार हो, उत्तरामचरित हो, मुद्रा राक्षस हो, रत्नावली हो। वो ज़माना चला गया कि पूछ लेते थे कि जो रत्नावली है इसमें कितने अंक हैं, उत्तरामचरित में जो है वो छाया अंक किसको कहा गया है। तो ये जो ज़माना है ये चला गया। आपने अंदर से पात्रों की विशेषताओं को, अंदर से पात्रों की बात को भी पढ़ना पड़ेगा। अनेक बार पंक्ति दे दी जाती है कि यह वाक्य है ये किसने कहा। तो इसी प्रकार जो संवाद सूक्त हैं वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो यमयमी संवाद हो, चाहे वो विश्वामित्र नदी संवाद हो। वहाँ से भी अनेक बार जो मंत्र की आदि पंक्ति दे करके और जो पूछ लेता है कि ये किस सूक्त से ली गई है। इसी प्रकार मैं योग सूत्र के बारे में कहना चाहूँगा। आप चित्त भूमियों के विषय में, चित्तवृत्तियों के विषय में, योगांग के विषय में, समाधि और कैवल्य के विषय में विस्तार पूर्वक पढ़ें। न्याय सिद्धांत मुक्तावली से भी आप अनुमान खंड को अच्छी तरह पढ़ें। बहुत प्रश्न जो है इस प्रकरण से रहते हैं।
उसी प्रकार जो काव्य ग्रंथ हैं, जो काव्य प्रकाश है, साहित्य दर्पण है, रस गंगाधर है, काव्य मीमांसा है, वक्रोक्ति जीवितम है, एक एक दो दो उन्मेष इनका लगा हुआ है। तो आप इनको भी मूल पुस्तक से पढ़िए। और बहुत सारे साथियों ने यूट्यूब पर एक एक को लेकर के जो है वो वीडियो बनाई हुई हैं, आप उनका भी बड़े अच्छे से आनंद लेकर के और पढ़ सकते हैं। और बहुत सारे जो साथी हैं वो जो शिलालेख वाला जो पार्ट है उसको इग्नोर कर देते हैं। तो साथियों मैं बताना चाहूँगा, जो शिलालेख स्तंभ लेख वाला जो पाठ्यक्रम है आपका, आप इसको किसी भी ऐसी नेट दिग्दर्शिका से, जो नेट की गाइड है, आप उससे पढ़ सकते हैं। लेकिन आप इसको थोड़ा गहराई के साथ पढ़िए कि कौन से जो लेख हैं वो किस भाषा में लिखे हुए हैं और उनका समय क्या होगा, इसको लेकर के जो बहुत बार है वो प्रश्न रहते हैं। एक बात और साथियों मैं जो आपको बताना चाहता हूँ वो यह है कि संस्कृत के साथी जो है वो दूसरे पेपर पर बहुत ध्यान देते हैं और जो प्रथम पत्र है, प्रश्न पत्र है, उसको अनेक बार इग्नोर कर देते हैं। साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा, जितना महत्वपूर्ण हमारे लिए द्वितीय प्रश्न पत्र है उतना महत्वपूर्ण ही हमारे लिए प्रथम प्रश्न पत्र भी है। इसलिए आपको पूरा टारगेट करना है जब आप परीक्षा में बैठे हो कि प्रथम प्रश्न पत्र में पढ़ करके, अगर हाँ यहाँ से हिंदी समझ में नहीं आए, अनेक बार हिंदी जो है वो कठिन होती है, तो आप इंग्लिश की तरफ कूद सकते हैं। अगर इंग्लिश समझ में नहीं आए तो हिंदी की तरफ आप आ सकते हैं। आप प्रथम प्रश्न पत्र को, मान लो आपको 5 से 6 क्वेश्चन नहीं आ रहे, आपने ये नहीं करना है कि उनको वैसे ही अंदाजे से निशानी लगा देनी है, नहीं, आपने पढ़ना प्रत्येक प्रश्न को है और पढ़ करके फिर जो आपका मन कहे आपने जो है उसी को उत्तर के रूप में आपने चयन करना है। तो प्रथम प्रश्न पत्र में भी आपके जो है अधिकतम स्कोर करना अनिवार्य है और द्वितीय प्रश्न पत्र में भी आपको अधिकतम स्कोर जो है करना अनिवार्य है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और मैं ऐसे ही आपको की मार्गदर्शक जो वीडियो है वो यथासमय बनाता रहूँगा। और यदि यह मेरा सुझाव अच्छा लगा तो सुझाव को शेयर करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है फैलाना। धन्यवाद साथियों।